जब डिसलॉज हो जाता है तो उसको कहते हैं इम्बोलस। तो अब हम इम्बोली क्या होता है, सिंगुलर इम्बोलस कहते हैं और प्लूरल जो होती है वो इम्बोली होती है। ठीक है, इम्बोलस क्या होता है, इम्बोलस। अच्छा, इम्बोलस जो है ना ये थ्रोम्बोसिस से, ज्यादातर थ्रोम्बोसिस से ये डिसलॉज हो जाता है। जो कोई भी मतलब कि ये देखें कि अगर ये हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा पार्ट जो है ना इसका थ्रोम्बोसिस का यहाँ से डिसलॉज हो गया। ठीक है, ये जो है इसको कहेंगे हम एम्बोली। ये सर्कुलेट करेगी फ्री इन द ब्लड, इन द सर्कुलेशन। ठीक है, और उसके बाद ये कहीं भी जाकर सेट हो सकती है और कहीं भी जाकर ये ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकती है। अब जो वेन्स होती हैं, जो हमारी एक्सट्रीमिटीज की जो वेन्स होती हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो उसमें कुछ सुपरफिशियल वेन्स होती हैं जिसको वेरिकोस वेन भी कहते हैं, और कुछ होती हैं डीप वेन्स, जहां से अगर डीप वेन से ये थ्रोम्बोसिस बने तो इसको कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीवीटीज। और वेरिकोज की अगर हम बात करें, पहले वेरिकोज की बात करते हैं कि जहां पर वेरिकोज होती है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन सुपरफिशियली होती है, लेकिन वहां पर जो एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, एम्बोलस बनने के चांसेस होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। वहां पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वहां पर एडीमा हो सकता है। ठीक है, और वेरिकोज अल्सर होता है। वेरिकोज अल्सर होता है। और जो सुपरफिशियल लेयर होती है, यानी कि देखें कि अगर यहाँ पर है और जिसकी सुपरफिशियल लेयर है, स्किन है, वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जहां पर ये वेरिकोज वेन की सुपरफिशियल लोअर एक्सट्रीमिटी वेन की अगर बात करें तो उस डीवीटी में जो होता है तकरीबन 90% जो इम्बोली होती है ना, पल्मोनरी इम्बोलिज्म होती है, वो ज्यादातर डीप वेन से होती है। जिस तरह के हमारे पास इलियक वेन है, और उसके बाद फिमोरल वेन है, उसके बाद हमारे पास पोप्लिटियल वेन है। पोप्लिटियल वेन जो है वो हमारे पोप्लिटियल फोसा से गुजरती है, और इससे जो इसके प्रोक्सिमल पार्ट होता है, ये देखिए कि अगर ये पोप्लिटियल फोसा है, यहाँ पर जो वेन गुजरेगी, ठीक है, ये पोप्लिटियल वेन है। ठीक है, यहाँ पर जो वेन गुजरेगी तो इसमें अगर ये प्रोक्सिमल पार्ट में, ये पोप्लिटियल फोसा में भी हो सकती है, पोप्लिटियल वेन में भी हो सकती है। अगर पोप्लिटियल वेन के प्रोक्सिमल पार्ट में ये यहाँ पर स्टेसिस की वजह से, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट या किसी भी और जो हमने सारे डिस्कस किए फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिक हो या फिर वो एक्वायर्ड हो, ठीक है, उनकी वजह से ये कोएगुलेशन यहाँ पर हो गया है, तो ये फिर डिसलॉज हो जाती है। फिर ये डिसलॉज होकर यहाँ से गुजरती हुई ये फिर जाती है इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा में जाती है ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जाएगी। ठीक है, राइट एट्रियम से होती हुई ये जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगी, राइट वेंट्रिकल से होती हुई ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में फिर ये सबसे पहले ये राइट वेंट्रिकल से पहले जाएगी पल्मोनरी ट्रंक में, फिर पल्मोनरी ट्रंक से फिर ये लेफ्ट और राइट की तरफ चली जाएगी, फिर यहां से ये जाएगी लंग्स में। ठीक है, तो पल्मोनरी जो पल्मोनरी ट्रंक में जहां पर अगर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो ये सारा कोर्स था जो मैंने अभी बनाया था वो कैसे जो डीप वेन्स होती हैं वहां से जो एम्बोली होती है वो जाती है उसमें पल्मोनरी सिस्टम में। जो हमारा हार्ट में से जो पल्मोनरी ट्रंक जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है, पल्मोनरी वाल्व, तो इसमें ये एक तो राइट की तरफ चला जाता है,
लेफ्ट लंग की तरफ। अच्छा, इसमें यहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बाज दफा यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसको कहते हैं सैडल एम्बोलिज्म। बाइफर्केशन है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इसको कहते हैं सैडल एम्बोलिज्म। ठीक है, इसको कहते हैं सैडल एम्बोलिज्म। अच्छा, ये अगर यहाँ से होती हुई ये लंग्स में चली जाती है, ठीक सही नहीं बनाया लेकिन ठीक है। अच्छा, लंग में चली जाती है, यहाँ पर अगर ये ब्लड यहाँ पर एंटर हो रहा है लंग में, इसके राइट, अगर राइट लंग की बात करें तो वहां पर 3 लोब होते हैं, लेफ्ट की बात करें तो वहां पर 2 लोब होते हैं। तो ये अगर हम इसकी लेफ्ट की बात करें तो वहाँ यहाँ पर जो इसका लोअर लोब है, ठीक है, ये अगर इसको सप्लाई कर रही है लोअर लोब को, अब ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर होगी है तो यहाँ पर ये जो ब्लड सप्लाई होगी लोअर लोब की तरफ नहीं होगी। जहां पर ब्लड फ्लो नहीं होता, जिस एरिया पर ब्लड फ्लो नहीं होता, यानी कि वहां पर अगर कोई न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही ब्लड के जरिए, तो बाज़ दफा ये होता है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, वो यहाँ पर एल्विलाई होती हैं, वो इस डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ले लेती हैं और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में इन्फ्यूज कर देती हैं। ठीक है, परफ्यूजन होती है, इसको कहते हैं परफ्यूजन। और फिर ये फिर जो पल्मोनरी वेन के जरिए फिर आता है लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, तो यहाँ पर परफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, परफ्यूजन नहीं होगी मतलब कि कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे इसमें, लाजमी नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होंगे इस लोअर लोब को। ठीक है, यहाँ पर इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाएगी। इस्केमिक नेक्रोसिस जो है ये इन्फेक्शन काज करेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर लोब में ज्यादातर तकरीबन थर्ड जो फोर्थ है ना, 3/4 है ना, 3/4 एम्बोलिज्म का जो मैनिफेस्टेशन है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इस्केमिक नेक्रोसिस की वजह से इन्फेक्शन होता है। यहाँ पर ब्लड भी जो लंग का पेरेन्काइमा यानी कि डिस्टल लंग का पेरेन्काइमा है, यहाँ पर भी ये ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पर ये नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा और ये हिमोरेजिक इन्फेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल कैपिलरीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और यहाँ पर जो ब्लड होगा वो एक्स्ट्रा विस्ट्रेट हो जाएगा इंटरस्टिशियम में और लंग के जो पेरेन्काइमा है वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, यहाँ पर जो हेमोरेजिक इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, यहाँ पर फिर रेड ब्लड सेल्स भी होंगे 48 आवर्स में। वहां पर जो रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो उनकी लाइसिस हो जाएगी और वहां पर वो जो आयरन होगा वो कंजर्व हो जाएगा और हीमोस्टेरिन भी वहां पर बनेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मतलब कि जहां पर अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो पेरेन्काइमा है वो लंग्स का पेरेन्काइमा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बाइफर्केशन में भी ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी जो कंप्रोमाइज, 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। एक तो होता है रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज होता है और एक होता है हीमोडायनेमिक कंप्रोमाइज। रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज में ये होता है कि परफ्यूजन कम हो जाती है, वेंटिलेशन अगरचे हो रही है लेकिन परफ्यूजन कम हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो हीमोडायनेमिक कंप्रोमाइज होता है उसमें ये होता है कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पर जो है हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाएगी। तो ये फिर जो न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर इस जगह पर, और जो वेजोस्पैज्म करवाता है। फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 स्क्रीट होता है और सीरोटोनिन स्क्रीट होता है। तो ये यहाँ पर वेजोस्पैज्म करवाता है, यानी कि जो हाइपरटेंशन होगी, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी या वेजोडाइलेशन हो गया, उसको वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट करवाने की कोशिश करता है, यानी कि इसको कहते हैं वेजोस्पैज्म। ठीक है, इसको वेजोस्पैज्म करवाने की कोशिश करता है। तो हाइपरटेंशन भी यहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो जाएगी। ये सारी चीजें आपने सारी जो मैंने बताई है आपने ज़हन में रखनी है और इसको कॉपी में नोट करना है। तो जब हम हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन पढ़ेंगे तब भी ये हमारे आपको ये सारी रिवीजन करनी है इसकी।
अच्छा, उसके बाद जो है एक्यूट पल्मोनेल हो जाता है। एक्यूट पल्मोनेल और क्रोनिक पल्मोनेल होता है। ठीक है, एक्यूट पल्मोनेल में ये होता है कि जब स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉल एम्बोली होती है, ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करती हैं। और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो स्मॉल एम्बोली की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो ये इसको कहते हैं एक्यूट कोर पल्मोनेल। और इसमें ज़्यादातर जो राइट साइड जो हार्ट होता है उसको फेल हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, उसमें ब्लड, अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको कहते हैं कि सडल एम्बोलिज्म हो गई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लड तो आगे नहीं गुजरेगा ना, तो वो वहाँ पर राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में स्टोर रहेगा, और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको कहेंगे जो जो हार्ट, राइट हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, इसको एक्यूट पल्मोनेल कहेंगे। और क्रोनिक पल्मोनेल में ये होता है कि जब ये ब्लड जो है, ये एम्बोली जो है ये अनरिजॉल्व रहे। ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन ना हो, यानी कि इसकी काफ़ी अरसा गुजर जाए और इसकी रेजोल्यूशन ना हो, यानी कि जो जिस तरह टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये इसकी प्रोडक्शन ना हो और इसकी कॉन्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये काफ़ी अरसे तक रहे तो क्रोनिक कोर पल्मोनेल हो जाता है वहाँ पर। अब छोटे छोटे जो एम्बोली जो होते हैं, यहाँ पर ये होता है कि फिब्रिनोलाइसिस हो जाती है। ठीक है, फिब्रिन वहाँ फाइब्रोसिस होती है यहाँ पर। फाइब्रोसिस जो है यहाँ पर इसकी फाइब्रोसिस होगी और ये कॉन्ट्रैक्शन काज करवाएगी। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो छोटी एम्बोली होती है उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है और वो ज़्यादातर क्लिनिकल इफेक्ट वो काज नहीं करती, वो क्लिनिकली साइलेंट होती हैं जो छोटी एम्बोली होती है। जो बड़ी जो होती हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करती हैं और लंग पैरेन्काइमा को डैमेज करती हैं। तो जो छोटी एम्बोलिज्म होती हैं उसमें कफ हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और या फिर थोड़ा कफ हो जाती है, या फिर थोड़ी एक दो और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें। ठीक है, और इसमें ये जो लार्ज एम्बोली होती है इसमें हीमोटाइसिस हो जाती है। ठीक है, हीमोटाइसिस होती है, कफ होती है, सिवियर कफ होती है इसमें, और पेन, चेस्ट पेन सिवियर होता है जो लार्ज एम्बोली होती है, लार्ज एम्बोली में। उसके बाद जो जो वेनियस एम्बोली होती है उसको कहते हैं, वेनस थ्रोम्बोसिस होती है उसको वेनस एम्बोली में। ठीक है, मतलब कि जो एक तो एम्बोली वो होती है जिसमें लाइन ऑफ जेन बनते हैं, लाइन ऑफ जेन। ये लाइन ऑफ जेन जो एम्बोली होती है, अगर हम उसकी ऑटोप्सी करते हैं तो हमें, अगर हम ये एम्बोली थी इसकी ऑटोप्सी की तो देखा कि यहाँ पर जो पेल लाइन है, ठीक है, ये हमें शो हुई। ये पेल लाइन होती है, फाइब्रिन वहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं पेल लाइन में। और फिर हम दूसरी एक लाइन होती है जिसको, जो डार्कर लाइन होती है, वहां पर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये इस तरह की जो एम्बोली होती है इसकी ऑटोप्सी करते हैं हम, तो ये हमें जो वेनस थ्रोम्बस बनते हैं, थ्रोम्बोसिस होती है, वहां पर ये हमें लाइन मिलती है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये लाइन ऑफ जेन उसमें भी जो फ्लोइंग ब्लड होता है उसमें बन सकते हैं, लेकिन ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं वहां पर जो एम्बोली बनी, क्योंकि वहां पर स्टेसिस थी, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट था, और पोप्लिटियल वेन में या फिर फेमोरल वेन में या फिर इलियक वेन में ये बनी। तो इसकी ऑटोप्सी करवाई तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स मौजूद थे, क्योंकि स्टेसिस में ये था कि जैसे थ्रोम्बस बनी और रेड ब्लड सेल्स ज्यादा कैप्चर हुए तो ये डार्कर जोन बनेगा, डार्कर लाइन, इसको कहते हैं लाइन ऑफ जेन। अच्छा, इन्फेक्शन के बारे में भी बता दिया, इन्फेक्शन कैसे होता है। तो उसके बाद सेप्टिक एम्बोली। सेप्टिक एम्बोली में ये होता है कि सेप्टिक इन्फार्क्ट काज करती है ये, और इसमें फिर जो सेप्टिक इन्फार्क्ट होता है ये लंग एब्सेसिस में तब्दील हो जाता है। अब ये सेप्टिक का क्या मतलब है, यानी कि ये इन्फेक्टेड होगी किसी बैक्टीरिया से, तो ये इन्फेक्टेड होगी, ये जब डिसलॉज हो जाती है तो ये फिर लंग्स की तरफ अगर जाएगी तो उसमें वहां पर सेप्टिक इन्फार्क्ट होगा, और फिर वो
एम्बोली जो है वो एब्सेसिस में वो वहाँ पर तब्दील हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ टेक्निक्स हैं, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, उसमें जो है एक टेक्निक है स्पाइरल कंप्यूटर टोमोग्राफिक एंजियोग्राफी। ठीक है। अब इसमें यह होता है कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होते हैं ज़्यादातर इसी टेक्निक से देखी जाती हैं, स्पाइरल कंप्यूटर टोमोग्राफिक एंजियोग्राफी। ठीक है। अब इसी से देखी जाती हैं। और जब जो डीवीटीज होती हैं, यानी कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, अब इसको देखना हो तो इसके लिए डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, और भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, लेकिन डीवीटीज के लिए हम डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी यूज होती है। अच्छा, तो ये इसके बाद हम जो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि अगर कोई क्रोनिक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को रिससिटेशन करवानी है, उसको चेस्ट से हम कंप्रेस करवाते हैं जब कि वेंटिलेशन जो है सही हो जाए और जो ऑक्सीजन जो परफ्यूजन है ब्लड में वो सही हो जाए, वो सही से हो। और जब तब करते हैं जब पेशेंट बेड ऑफ डेथ पर हो। ठीक है। उसमें जब हम रिससिटेशन करवाते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो उसमें ये होता है कि जब एम्बोली जो है ना, जिस तरह के मतलब कि एम्बोली अगर इस लंग पेरेन्काइमा को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, ब्लड वेसल्स पल्मोनरी आर्टरीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो लंग पेरेन्काइमा में परफ्यूजन नहीं होगी, तो इस तरह मतलब कि ये डेडली भी हो सकती है। तो उसमें इस सूरत में हम जब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करवाते हैं तो उसमें यह होता है कि इसमें कार्डिक पल्मोनरी रिससिटेशन में जो बोन्स होती हैं बाज़ दफ़ा ये फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो वहाँ से जो फैट होती हैं और हिमेटोपोइटिक एलिमेंट्स होते हैं वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और वो भी बाज़ दफ़ा ये जो एम्बोली काज करते हैं। ठीक है। इससे भी एम्बोलिज्म हो जाती है, और ये डायरेक्टली जब फिर लंग्स में जाते हैं तो फिर और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसकी। तो ये अक्सर ज़्यादातर ये देखा जाता है पोस्ट मार्टम में देखा जाता है। ठीक है। पोस्टमार्टम में देखा जाता है। और जो पोस्ट पार्टम पेशेंट्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिक पेशेंट्स हैं, उनमें भी ये उनको डायरेक्टली हेल्थ केयर सेंटर्स में लेकर जाना चाहिए ताकि एम्बोली ना हो। क्योंकि अगर हम पार्चुरेशन की बात करें, जो डिलीवरी जिसे कहते हैं, पार्चुरेशन में ये होता है कि जब मदर कंप्रेस जो लेबर पेन होता है जो पुश करती है बेबी को, तो उसमें बेबी का जब साइज सर्विक्स की तरफ बढ़ता है तो उसमें जो ब्लड जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड होता है वो स्टेसिस हो जाता है। ठीक है। तो उस सूरत में भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा होता है। लोअर ब्लड वेसल जो होती हैं, डीवीटीज जो होती हैं, उनमें ये खतरा होता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का खतरा होता है। वहाँ पर एम्बोली फिर डिस्लॉज हो जाती है और फिर वहाँ पर फिर डायरेक्टली वो फिर जाती है राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर जाती है वो लंग्स में। ठीक है। अच्छा, उसमें ये फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी, इसमें ये सर्कुलेटरी डिसऑर्डर काज कर सकती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। उसमें यह होता है कि जो पल्मोनरी जो प्लेसेंटा होता है वो रप्चर हो जाता है, प्लेसेंटा से जो फिर एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो उसमें सर्कुलेशन में आ जाता है, तो फिर ये पल्मोनरी एडिमा भी काज करता है ये। तो उसके बाद डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation भी काज करता है ये जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, एक और वजह होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनने की वजह, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, जिसको टाल कहते हैं। ठीक है। ये इंटरवेनसली इंजेक्ट किया जाता है। अब ये लंग्स में जाकर या तो इंटरस्टिशियम पर ये इंटरस्टिशियम में चला जाएगा, या तो फिर जाएगा ब्लड वेसल्स में। ठीक है। सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब ये टाल जो होता है
अब अगर तो ये इंटरस्टिशियम में चला गया तो वहां पर फाइब्रोसिस कराएगा। फाइब्रोसिस क्या है, कोलेजन की डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है, कोलेजन फाइबर जो होते हैं उनकी डेपोजिशन हो जाती है, तो उसको कहते हैं फाइब्रोसिस। अगर ये फाइब्रोसिस टिश्यू उसमें इंटरस्टिशियम में हुई है तो ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चली जाती है, इसमें से ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। इसको इसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो अगर तो ये ब्लड वेसल में चला गया है, ब्लड वेसल पल्मोनरी ब्लड वेसल, तो इससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ट्रीटमेंट में हम बात करें कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। इसमें एक जो इंफीरियर वेना केवा होती है वहां पर फिल्टर लगाए जाते हैं इंफीरियर वेना केवा पर। तो वो फिल्टर जो है ना एम्बोली को प्लग कर लेते हैं, वहां पर एम्बोली रुक जाती है, ठीक है। वो फिर राइट एट्रियम में नहीं जा सकती, ठीक है, राइट एट्रियम में जाएगी, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लंग्स की तरफ नहीं जा सकेगी, यहाँ पर ये इनको प्लग कर लिया जाता है। तो दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि जो प्रोकोगुलेंट्स होते हैं ना वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, प्रोकोगुलेंट्स। अब सॉरी एंटीकोगुलेंट्स उसमें पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये रेयर केसेस में इंजेक्ट किए जाते हैं। अगर तो शॉक हो गया, ठीक है, शॉक में ये इंजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर ब्लड नहीं जाएगा, तो एक्यूट कोर पल्मोनेल होगा, तो यहाँ पर आगे ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड को गुजरने की जगह नहीं मिलेगी, और जो परफ्यूजन नहीं होगी वहां पर लंग्स में, और वहां से फिर ये लेफ्ट एट्रियम में नहीं आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, जो कार्डियक आउटपुट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी वो वहां पर शॉक हो जाएगा, ठीक है। शॉक की सूरत में एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, लेकिन एंटीकोगुलेंट्स बाज दफा एडवर्स इफेक्ट भी रखते हैं। उसमें एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि ये इससे ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा होने लग जाती है, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक्टिवेट होती नहीं है सिरे से, और फिर वहां पर ब्लीडिंग ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती है। तो ये तो था सर्कुलेटरी डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह पुल्मोनरी हाइपरटेंशन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, और आगे इंशाल्लाह हम सारी ये सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम जो डिसऑर्डर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा जो लेक्चर है ये अपनी नोटबुक पर लिखा करें ताकि रिवीजन में आसानी हो। अल्लाह हाफिज।